शशांक ने जैसे ही अपने मोबाइल पर रक्तिमा का नाम और उसकी आवाज़ सुनी, वो एकदम से रोमांचित हो उठा। उसे ये तक ध्यान नहीं आया कि उसने तो आज सुबह रक्तिमा को अपना मोबाइल नंबर दिया ही नहीं था, तो फिर आखिर रक्तिमा को उसका नंबर कैसे मिला। शशांक तो बस बेचैन होकर चिल्ला उठा, ओह रक्तिमा तुम, मैं अभी तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ था। तुम्हें कैसे पता चल गया मेरी फीलिंग्स का। दूसरी तरफ से रक्तिमा घबराई आवाज़ में बोली, शशांक तुम कहाँ हो अभी, प्लीज़ जल्दी से मेरे पास चले आओ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ शशांक। शशांक भी रक्तिमा की घबराई आवाज़ सुनकर एकदम घबरा सा गया। फिर चिंतित लहजे में वो किसी तरह बोला, क्या हुआ रक्तिमा, तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो, और तुम हो कहाँ पर, क्या प्रॉब्लम हो गई रक्तिमा, प्लीज़ मुझे जल्दी से बताओ। मैं बस अभी तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम बस जल्दी से अपना एड्रेस बताओ मुझे। शशांक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रक्तिमा अधकटी आवाज़ में बोली, मैं अभी सैनिटोरियम से बाहर खड़ी हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ शशांक, तुम बस जल्दी से मेरे पास चले आओ। मेरी फ्रेंड सुहाना, वो उसकी अभी कुछ देर पहले ही डेथ हो गई है। क्या तुम्हारी फ्रेंड की डेथ हो गई, कैसे? तुम तो उसके लिए आज चेरीज लेकर जाने वाली थी ना सैनिटोरियम में, तो फिर अचानक ही उसे क्या हो गया? शशांक ने शॉक्ड होकर उससे पूछा। रक्तिमा बुरी तरीके से सिसकने लगी। फिर सिसकते हुई वो बताने लगी, मेरी फ्रेंड सुहाना की तबीयत तेजी से सुधर रही थी, इसलिए तो उसने मुझे रेड चेरीज की डिमांड की थी, लेकिन आज सुबह उससे मिलने के बाद जब मैं चेरीज लेकर सैनिटोरियम पहुंची तब भी सुहाना जिंदा ही थी, और मेरे पास चेरीज देखते ही वो खुशी से मुस्कुराते हुए छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए चेरीज खाने के लिए लपकी। लेकिन उसने अभी चेरीज अपने मुंह में डाली भी नहीं थी कि अचानक ही उसके सांसें उखड़ने लगी। चेरी उसके हाथों से गिर गई और सुहाना बेड पर लुढ़क कर जोर जोर से हाफते हुई सांसें लेने लगी। ये देख मैं और डॉक्टर दोनों हैरान हो गए। लेकिन जब डॉक्टर ने सुहाना को देखा तो उसका सर तकिए के तरफ एक तरफ लुढ़क चुका था, और डॉक्टर ने जल्दी से आगे बढ़कर सुहाना की पल्स चेक की और फिर उदास लहजे में बताया कि सुहाना की सांसें अब हमेशा के लिए थम चुकी हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, शशांक दुखी स्वर में बोला। रक्तिमा रोते हुए कहने लगी, तुम सोच भी नहीं सकते शशांक कि सुहाना की इस तरह अचानक मौत से मेरे ऊपर क्या बीत रही है। हम दोनों का एक दूसरे के सिवाय और कोई सहारा नहीं था। अनाथ होते हुए भी मैंने और सुहाना ने कभी भी अपने को इतना तन्हा महसूस नहीं किया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के हर सुख दुख के साथी थे। वो मेरे दिल के इतने करीब थी कि मेरे दिल की बातों को बिना कहे ही समझ जाती थी, कभी मुझे नहीं रूठती थी, हमेशा मेरी खुशी चाहती थी। सुहाना, पता नहीं अब उसके बगैर मैं जिंदा कैसे रहूंगी। अब इस पूरी दुनिया में कौन है जो मेरी परवाह करेगा, मुझे सहारा देगा। शशांक फौरन बोल उठा, तुम प्लीज इस तरह की बातें मत करो रक्तिमा। सुहाना के इस तरह जाने का गम तो मुझे भी है, बट मैं हूं ना, मैं अब से तुम्हारे हर कदम पर साथ रहूंगा, तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखूंगा। दुनिया की तुम्हें कोई परवाह मत करो, आज से तुम और मैं अपनी एक नई दुनिया बनाकर रहेंगे। शशांक को कॉल पर इस तरह की इमोशनल और रोमांटिक बातें करते देख डाइनिंग हॉल में मौजूद उसके रॉक बैंड के मेंबर्स तो एकदम हैरान हो उठे। उन्होंने तो कभी इमेजिन तक नहीं किया था कि शशांक जैसा प्रोफेशनल इंसान कभी किसी से इस तरह की रोमांटिक और इमोशनल बातें भी कर सकता है। इधर शशांक बेपरवाह होकर अपना मोबाइल पकड़ते हुए रक्तिमा से बात किए चले जा रहा था। रक्तिमा, तुम अभी जहाँ पर हो मुझे वहाँ का एड्रेस भेजो जल्दी से, मैं बस कुछ ही मिनटों में तुम्हारे पास आ जाऊँगा। रक्तिमा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें गूगल लोकेशन सेंड कर रही हूँ, उसे फॉलो करते हुए तुम जल्दी से जल्द यहाँ पहुँच जाओ शशांक, इस समय मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। शशांक तुरंत बोला, ओके रक्तिमा, फटाफट सेंड करो तुम गूगल लोकेशन, मैं बस 2 मिनट के अंदर निकल रहा हूँ अपने कमरे से। मेरे वहाँ पहुँचते तुम लोग अपना ख्याल रखना और घबराना तो बिल्कुल मत। शशांक ने कॉल डिस्कनेक्ट की और अपने मोबाइल की तरफ गौर से देखने लगा। जैसे ही रक्तिमा की सेंड की हुई गूगल लोकेशन शशांक के मोबाइल पर आई, उसने एक नज़र लोकेशन पर डाली और फिर मोबाइल पॉकेट में रखकर तेजी से डाइनिंग हॉल के बाहर निकल गया।
शशांक को हॉल से बाहर निकलता देख वहां खड़े अभय ने उसे टोकते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी सर, आप इस तरह से लंच आधा अधूरा ही छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कम से कम लंच तो फिनिश करके जाइए सर। शशांक ने अभय को घूरते हुए देखा, फिर सर्द लहजे में बोला, ओह वो मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है, इसलिए मैं अभी रुक नहीं सकता लंच फिनिश होने तक। तुम सब लंच करके अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं शाम को कॉल करूंगा तुम सबको। और फिर शशांक एकदम बिजली की तेजी से चलते हुए हॉल से बाहर निकल गया। शशांक के जाते ही हॉल में खड़े अभय और वेद भागते हुए रूबी के रूम की तरफ लपके। उन्होंने जैसे ही रूम का दरवाजा पे लगी डोरबेल बजानी चाहिए, तभी रूम का दरवाजा खुला और विनीत और रूबी दोनों रूम से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने वेद और अभय को देखा, एकदम हैरान रह गए। विनीत ने हैरत से पूछा, अरे वेद और अभय, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लंच कर लिया क्या तुम लोगों ने? अभय परेशान लहजे में बोला, वो शशांक सर लंच आधा छोड़कर ही अचानक जाने कहाँ चले गए? आपको कुछ पता है क्या सर कि वो कहाँ गए होंगे? विनीत हैरानी से चिल्लाया, कहाँ चला गया शशांक? मुझे तो इस बारे में कोई खबर नहीं है। मैं तो यहाँ रूबी को लंच के लिए बुलाने आया था, लेकिन तुम लोग तो वहीं डाइनिंग हॉल में थे ना, तो क्या तुम लोगों ने कुछ पूछा नहीं शशांक से? या फिर शशांक ने क्या तुम लोगों से कुछ नहीं बताया कि वो इस तरीके से कहाँ जा रहा है? वेद गंभीरता से बोला, शशांक सर ने तो हमें इस बारे में कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो तो कॉल कट करके तेजी से हॉल से बाहर निकलने लगे। हमने जब पूछा उनसे कि वो यूं लंच छोड़कर कहाँ जा रहे हैं अचानक से, तो उन्होंने बस इतना ही जवाब दिया कि उन्हें कहीं अर्जेंट पहुंचना है, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत ही टेंशन दिख रहा था। इसलिए फिर उनके जाते ही हम आपको यहाँ इन्फॉर्म करने चले आए। ये सुनते ही रूबी एकदम से बोली, जस्ट मिनट वेट, अभी तुम बता रहे थे कि शशांक कॉल कट करके तेजी से बाहर निकल गया, तो तुमने सुना था कुछ? शशांक आखिर कॉल पर किससे बात कर रहा था? रूबी के सवाल के जवाब में वेद फौरन बोला, ओह यस, शशांक सर जाने से पहले जिससे कॉल पर बात कर रहे थे उसका नाम रक्तिमा था, क्योंकि सर अपने मोबाइल पर बात करते हुए बार बार किसी रक्तिमा का नाम ले रहे थे। रक्तिमा? तुमने अभी रक्तिमा कहा? विनीत जोर से चीखते हुए बोला। विनीत के चीखते ही रूबी एकदम हड़बड़ाते हुए बोली, तुम इतना सख्त क्यों हो गए विनीत? क्या तुम जानते हो रक्तिमा के बारे में? कौन है वो? मैंने तो कभी भी शशांक के मुंह से रक्तिमा का नाम तक नहीं सुना। विनीत संभलते हुए बोला, नहीं, मैंने भी कभी ये नाम नहीं सुना है शशांक के मुंह से, पर ये तो रक्तिमा नाम एकदम से सुना तो मैं चौंक उठा। रूबी परेशान हो गई। ये तो रियली ही बड़ी ही अजीब बात लग रही थी। हमें जल्द से जल्द शशांक को कॉल करके पूछना चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ है। कहीं शशांक किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है विनीत? इसलिए पिछले कुछ दिनों से वो इतना टेंशन में दिख रहा था। विनीत मन में बुदबुदाया, ओ शशांक, ये तुम किस रक्तिमा के चक्कर में पड़ गए हो? फिर विनीत ने अपना मोबाइल निकाला और शशांक को कॉल करने लगा, लेकिन शशांक के मोबाइल में रिंग बजते ही शशांक ने कॉल कट कर दिया, क्योंकि शशांक तो इस समय अपने मोबाइल में रक्तिमा के भेजे हुए गूगल लोकेशन को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। जब 2 बार कॉल करने के बाद भी शशांक ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो विनीत झल्लाते हुए कहा, ओफ, ये शशांक तो मेरा कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा, रिंग बजते ही कॉल कट कर देता है वो। रूबी ने ये सुनते ही अपने मोबाइल से शशांक को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इतने में अभय ने विनीत को इशारा करके एक कोने में बुलाया और फिर दबी जुबान में बोला, शशांक सर, जब कॉल पर बात कर रहे थे तो मैंने उनकी कुछ बातें सुनी थी। वो किसी रक्तिमा नाम की लड़की से अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए उससे हिम्मत बंधा रहे थे। उसके हर कदम पर उसके साथ रहने की बात कर रहे थे, और यही नहीं सर, तो उस रक्तिमा के साथ अपनी एक अलग दुनिया बसाने की बात कर रहे थे। अभय की बातों से विनीत के मन में हलचल मचा दी। वो बेचैन होकर बुदबुदाया, पक्का ये शशांक किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, उसे जल्द से जल्द खोजना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, हम कैसे खोजेंगे शशांक सर को? वो तो हमारा कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। वे सोचते हुए बोला। विनीत के कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है। शशांक इस होटल की कैब में ही बैठकर गया होगा ना, और होटल की हर कैब में GPS ट्रैकर लगा रहता है, और इसे बड़ी इजीली होटल मैनेजर के मोबाइल की हेल्प से ट्रैक किया जा सकता है। तो अगर शशांक हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, हम लोग अभी होटल मैनेजर के कैबिन में चलकर उसको मोबाइल देखते हैं कि जब कैब में बैठकर शशांक आखिर गया कहाँ।
क्या ब्रिंज का ये आइडिया सक्सेसफुल होगा? क्या वो पहुंच पाएगा शशांक तक?